Hello students, welcome back to our YouTube channel JRF Station. I am Sneha, your guide and mentor. आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा सेशन है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक्स, हमारी जो यूजीसी नेट कॉमर्स की ऑल 10 यूनिट्स हैं। तो अगर कोई भी हमारे इस चैनल पर न्यू व्यूअर है तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस क्लास। स्टूडेंट, फर्स्ट हमारी जो यूनिट आती है वो आती है हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो उसमें हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और जिनको अगर आप करोगे तो आपका जेआरएफ बिल्कुल हो जाने वाला है। तो हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है पेस्टल और स्टीप एनालिसिस। कि हमारे कुछ पेस्टल एनालिसिस होते हैं, हमारे जो मैक्रो एनवायरनमेंट होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, तो उससे रिलेटेड हमारा होता है एक पेस्टल एनालिसिस, एक होता है स्टीप एनालिसिस। तो इनकी फुल फॉर्म क्या होती है और पेस्टल एनालिसिस को सबसे पहले किसने दिया था, किसने इसको पॉपुलराइज करा था, तो इन सब चीजों के बारे में आपको नोट करना है। आपके जो भी नोट्स बनाओगे तो जब भी आप अपनी रिवीजन करोगे इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि लगातार यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे कुछ मोड्स होते हैं एंट्री के इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस, कि कोई भी फर्म है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करना चाहती है तो किस किस मोड को फॉलो कर सकती है। तो कुछ हमारे ट्रेड से रिलेटेड मोड होते हैं, कुछ ट्रांसफर रिलेटेड होते हैं, कुछ हमारे एफडीआई से रिलेटेड मोड होते हैं। ट्रेड रिलेटेड में जैसे हमारे कुछ मोड आते हैं, पिगी बैकिंग है, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इंटरनेशनल सब कॉन्ट्रैक्टिंग है, तो ये कुछ हमारे मोड्स होते हैं। जबकि ट्रांसफर रिलेटेड मोड में हमारे कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर हमारे बिजनेस मॉडल को हम ट्रांसफर करने का काम कर सकते हैं। इसमें जैसे हमारे फ्रेंचाइजिंग है, लीजिंग है, लाइसेंसिंग, ये कुछ हमारे 3 मोड्स होते हैं। जबकि एफडीआई से रिलेटेड हमारे कुछ मोड हो सकते हैं कि जैसे हॉरिजॉन्टल एफडीआई है, वर्टिकल है, या फिर ब्राउन फील्ड है, या फिर हमारे क्या होते हैं ग्रीन फील्ड एफडीआई होती हैं। तो इनसे रिलेटेड हमारे कुछ है ये मोड होते हैं। तो यहाँ से आपको बिल्कुल इन टॉपिक को करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ से हर बार क्वेश्चन बन रहे हैं, लगातार यहाँ से क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एफडीआई हमारे कितने तरह की होती है और क्या क्या हमारे रूट रहते हैं, कि जैसे ऑटोमेटिक रूट होता है, कुछ हमारे गवर्नमेंट के रूट होते हैं, और क्या क्या हमारी एफडीआई की लिमिट्स हैं, तो उनको भी आपको करना है। क्योंकि स्टूडेंट ये जो लिमिट है ना एफडीआई की, कि किस सेक्टर में कितनी हमारी एफडीआई अलाउड करी है हमारी गवर्नमेंट ने, कहाँ पर हमारे ऑटोमेटिक रूट के थ्रू है, कहाँ पर हमारी गवर्नमेंट रूट के थ्रू है, तो इन सब चीजों को आपको करना है। नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करें, कुछ हमारे काउंटर एग्रीमेंट्स आते हैं। काउंटर एग्रीमेंट्स कैसे, जैसे इनशोर एग्रीमेंट होते हैं, ऑफशोर एग्रीमेंट है। तो ये कुछ हमारे एग्रीमेंट्स हैं कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ सेल परचेज हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का, गुड्स में ही हम एक्सचेंज करते हैं, कि जैसे स्विच ट्रेडिंग है। तो ये कुछ हमारे काउंटर एग्रीमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम आ जाता है हमारा फेमा और फेरा, जो हमारी है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, जो 1999 में आया था। जबकि हमारा फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, तो फेमा ने फेरा को रिप्लेस करा था। जबकि हमारा फेरा 1973 में आया था और फेमा हमारा 1999 में आया था। तो इनके क्या फीचर्स हैं, मेन क्या इनके प्रोविजंस हैं, कब इनको इम्प्लीमेंट किया गया था, इन सब चीजों को आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम स्टूडेंट बात करें, आ जाता है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एक हमारा था 1986 का और एक उसके बाद हमारा अमेंडमेंट होके अब 2019 में ही हमारा ये एक्ट बना था। तो इनसे रिलेटेड आपकी जो भी फीचर्स हैं, कौन कौन सी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो सेंट्रल से हमारी होती है, एक सेंट्रल प्रोटेक्शन कंज्यूमर अथॉरिटी है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे डिस्प्यूट को रिड्रेस करने की हमारी कमीशन हैं, फोरम बनी हुई हैं, उनकी क्या क्या लिमिट्स हैं, कि कौन कौन सी हमारी स्टेट लेवल पर होती है, नेशनल लेवल पर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, तो उनकी क्या क्या लिमिट है, कि कितने से कितने तक के केसेस को वो हैंडल करने का काम करती हैं। तो इन सब चीजों को आपको नोट डाउन करना है। इन सब चीजों से ही क्वेश्चन क्या है आजकल बन रहे हैं हमारे इस एग्जाम में। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर की। तो स्टूडेंट ये कुछ हमारी टैरिफ बैरियर है, कि हम क्या करते हैं, कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ टैक्सेस लगा देते हैं हमारी जो भी इंटरनेशनल इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नॉन टैरिफ बैरियर हमारे क्या होते हैं, कि जिसमें हम कुछ ड्यूटी या टैक्सेस नहीं लगाते, लेकिन कुछ हम क्या कर देते हैं, स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, कुछ टेक्निकल बैरियर्स लगा देते हैं, ताकि जो हमारा इंपोर्ट है उसको रिड्यूस कर सकें। इसमें क्या क्या हो सकते हैं हमारे, कुछ हमने जैसे स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, सेफ्टी से रिलेटेड हमने कुछ बैरियर्स लगा दी। टैरिफ में हमने क्या कर दिया, जैसे कोई हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, जैसे हमने वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट का यूज कर लिया, तो ये कुछ हमारी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स होती हैं।
इसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं डंपिंग के टाइप्स। ये डंपिंग के टाइप्स है ना, जो यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं कि जैसे परसिस्टेंट डंपिंग होती है हमारी, स्पोरेडिक डंपिंग होती है। तो ये हमारे कुछ टाइप्स होते हैं डंपिंग के, जहाँ से लगातार क्वेश्चन बनते हैं। रिवर्स डंपिंग भी हमारी ये होती है और यहाँ से क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, वो आता है हमारा ईपीआरजी मॉडल। ये क्या है? इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक और हमारा रीजियोसेंट्रिक, और होता है हमारा जियोसेंट्रिक मॉडल। तो सबसे पहले अगर इसमें हम बात करें, किसने दिया था इसको? हवार्ड परल्म्यूटल ने दिया था। उनकी बुक का नाम था द टर्चियस एवोल्यूशन ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज। तो स्टूडेंट ये हमारा जो ईपीआरजी मॉडल है, यहाँ से लगातार क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले इसको दिया किसने था, इसको पॉपुलराइज किसने किया था? तो इन सब चीजों को आपको नोट करना है, कब इसको दिया गया था और क्या क्या इसकी जो मेन फीचर है ईपीआरजी की, क्या मतलब होता है, इन सबको आप नोट डाउन करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारे आ जाते हैं कुछ इंडेक्सेस हैं, कुछ कर्व्स हैं। इंडेक्सेस में जैसे कुछ हमारे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, या फिर हमारे मिजरी इंडेक्स है। तो इन इंडेक्सेस को आपको नोट डाउन करना है कि कुछ ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं जो इनको इशू करती है, क्या क्या इनमें मेन इन्फॉर्मेशन दी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें कर्व्स आते हैं हमारे, जैसे कि है लेफर कर्व्स। लेफर कर्व क्या बताता है हमें कि जो हमारी टैक्स रेट्स हैं और टैक्स रेवेन्यूज हैं, उनमें क्या रिलेशन होता है। तो ये हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात करता है कि अगर जितने ज्यादा हमारी टैक्स रेट्स होंगी, उतना ही ज्यादा हमें क्या होगा, टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। इसमें नेक्स्ट हमारा जे कर्व हमारा बताता है कि हम अगर डिवेल्युएशन करते हैं तो उसका हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट है वो वर्षन होता है, उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब होती है, लेकिन बाद में वो थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना शुरू कर देता है। तो इसके बारे में बताया था हमारे जे कर्व में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिलिप कर्व। फिलिप कर्व हमारे नेगेटिव रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट में और हमारे इन्फ्लेशन में। ये कहते हैं कि अगर हमारी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारी रेट है वो कम होती है। तो इन दोनों के बीच में इन्होंने रिलेशनशिप के बारे में बात करी थी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी कुछ इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज, कि जैसे हमारी कुछ ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं, कुछ हमारी मॉडर्न थ्योरीज हैं। ट्रेडिशनल थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? कंट्री बेस्ड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। जबकि हमारी मॉडर्न जो थ्योरीज है उनको कंपनी स्पेसिफिक या फिर फर्म स्पेसिफिक थ्योरीज भी हम बोलते हैं। कि जैसे हमारी कुछ है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज में, मर्केंटाइलिज्म की थ्योरी है, कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी है, डेविड रिकार्डो की थ्योरी थी कुछ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज से रिलेटेड। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, इन सब थ्योरीज को बिल्कुल अच्छे से करना है, जो भी इनके की पॉइंट्स क्या है, किस थ्योरी को किस उत्तर ने दिया था, कब इस थ्योरी को लेकर आया गया था, क्योंकि क्रोनोलॉजी से रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं लगातार। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारी जाती है सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये सेक्शन 135 सब सेक्शन 1 में कंपनीज एक्ट 2013 में इसको डिफाइन किया गया है। तो कुछ हमारे इसके 2014 रूल्स हैं हमारे सीएसआर के, तो उसमें हमें कुछ लिमिट्स बताई गई थी कि इतना टर्नओवर होगा, इतनी हमारी जैसे नेट प्रॉफिट होगा, तो कितना कंपनी को क्या करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा सीएसआर एक्टिविटीज पर। तो स्टूडेंट ये हमारी सीएसआर है या फिर जो हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसकी कुछ थ्योरीज आई थी हमारी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है वो हमारी थ्योरीज भी, तो उनसे रिलेटेड भी हमारे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको भी आपको क्या करना है, कवर करना है। कुछ हमारे मॉडल्स भी होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, या फिर हमारे सीएसआर के कुछ मॉडल्स भी हैं, तो उनको भी आपको अच्छे से करना है। कुछ हमारे इंटरनेशनलाइजेशन के भी मॉडल होते हैं, जैसे उपसाला मॉडल है। तो ये उपसाला मॉडल है ना स्टूडेंट, यहाँ से हर बार लगातार क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप या फिर एक सीक्वेंस वाइज हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने का काम करते हैं। तो अब हमसे यही पूछा गया है यहाँ पर कि हमारे कुछ मॉडल्स हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे आ जाते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में कि जैसे हमारे कुछ लेवल्स होते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है इसमें हमारा फर्स्ट लेवल, फिर हमारे फ्री ट्रेड एरिया आ जाते हैं, फिर कस्टम यूनियन है, कॉमन मार्केट है, देन हमारी आ जाती है इकोनॉमिक यूनियन, एंड जो हमारा हाईएस्ट लेवल होता है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, वो होता है हमारी पॉलिटिकल यूनियन। तो स्टूडेंट यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन आते हैं, इन सबको आपको अच्छे से समझना है कि ये क्या होते हैं हमारे लेवल्स, और इनको सीक्वेंस वाइज ही आपको याद करना है। नेक्स्ट हम बात करें, कुछ हमारे ब्लॉक्स होते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के, जैसे हमारा है कुछ इकोनॉमिक यूनियन है, या फिर अगर हम इसे बोले तो यूरोपियन यूनियन हम इसे बोलते हैं, नाफ्टा है, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको हम अब किस नाम से जानते हैं, यूएसएमसीए। यूएस मतलब यूएसए है, एम से मेक्सिको, सीए से हमारी है कनाडा कंट्री। तो ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट था बिटवीन दीज थ्री कंट्रीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आसियान है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, शार्क है, हमारे मेरकोसर है। ये मेरकोसर क्या है, ये हमारी एक कस्टम यूनियन है, साउदर्न कॉमन मार्केट की ये हमारी एक कस्टम यूनियन है। इसके कुछ हमारे मेंबर कंट्रीज है, उनको भी आपको नोट डाउन करना है।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जैसे साफ्टा है, गाफ्टा है, तो ये हमारे कुछ ब्लॉक्स होते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के, तो इनको भी आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे गेट के कुछ राउंड्स आए थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो उसके राउंड कब कब आए थे, जैसे हमारे कुछ 7-8 राउंड हुए थे, कब कब इनको आया था, इनके बारे में मतलब इनकी डेट्स क्या थी, कहाँ पर ये हमारे राउंड्स हुए थे। उसके बाद ही हमारी डब्ल्यूटीओ की क्या थी, फॉर्मेशन हुई थी। तो स्टूडेंट आपको इनको भी नोट डाउन करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं पहले कि गेट के जो राउंड्स है ना, 7-8 राउंड हुए थे हमारे। जैसे उरुग्वे राउंड हमारा लास्ट हुआ था, उसके बाद हमारे दोहा राउंड अभी चल रही है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे बनते हैं, तो इनको भी आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट आ जाता है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ हमारे एग्रीमेंट्स थे, ट्रिप्स है, जैसे ट्रिम्स है, एओए है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज है। तो ये हमारे जितने भी एग्रीमेंट्स है ना, इनको भी आपको नोट डाउन करना है। या फिर अगर हम डब्ल्यूटीओ के बारे में बात करें, इसका डिस्प्यूट सेटलमेंट का क्या प्रोसीजर रहता है, क्या इसकी सीक्वेंस रहती है, तो यहाँ से भी हमारे लगातार क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टूडेंट जो डब्ल्यूटीओ का टॉपिक है, यहाँ से तो हमेशा लगभग आपके क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलते हैं, कि जैसे यहाँ से आजकल क्या है कि कुछ स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इसकी गवर्नेंस से रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चन आते हैं, कि जिस जैसे हमारी इसकी होती है एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, तो इसकी जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है उसकी मीटिंग कब कब होती है, जो भी हमारा इसका मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर रहता है, वहां से भी लगातार क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे जैसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं इसके, जैसे हमारे है करंट अकाउंट है, हमारे कैपिटल अकाउंट होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट है, एरर एंड ओमिशन होता है, एंड लास्ट हमारा होता है इसमें ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो इन कंपोनेंट्स को भी आपको अच्छे से करना है, यहाँ से लगातार क्वेश्चन आते हैं। डिसइक्विलिब्रियम है, उसको भी करना है आपको, कि क्यों हमारे डिसइक्विलिब्रियम होते हैं इसमें, और कैसे हम उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं। मेजर्स क्या है कि हम डिसइक्विलिब्रियम है जो हमारे बीओपी में, उसको कम कर सके, उसको इक्विलिब्रियम में लेके आ सके, तो इसके हमारे क्या मेजर्स होते हैं, एंड इट्स अप्रोचेस। जो बीओपी की हमारी कुछ अप्रोचेस होती हैं, कि जैसे मॉनेटरी अप्रोच है, इनकम एंड एडजस्टमेंट अप्रोच है, तो हमारी कुछ ये अप्रोचेस है, इनको भी आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट अगर इसमें बात करते हैं स्टूडेंट, हमारी कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, इसमें हमारी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, या फिर यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये कुछ हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां से लगातार क्वेश्चन बनते हैं, और इनके क्या क्या हमारी रिपोर्ट्स हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट्स को पब्लिश करती हैं, इनको भी आपको नोट डाउन करना है। कि जैसे हमारी आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, कब कब कहाँ पर इनके हेडक्वार्टर थे, कब ये फॉर्मुलेट किए गए थे, कब इनके जो भी हमारे एग्रीमेंट्स हैं इम्प्लीमेंट हुए थे, तो यहाँ से लगातार क्वेश्चन बनते हैं। तो इन स्टूडेंट आपको क्या करना है, इन सब टॉपिक्स को हमारी ये फर्स्ट यूनिट के अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप जेआरएफ करना चाहते हैं तो प्लीज आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट को, कि इसमें हमारे कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब आ जाती है हमारी सेकेंड यूनिट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अब इसमें जो हमारा फर्स्ट है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन, कि कुछ हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो आप +1 में भी पढ़े होंगे, +2 में आप हमेशा क्या है उनको पढ़ते ही आ रहे हो, आपकी ग्रेजुएशन हो चाहे आपकी मास्टर्स हो, तो इनको तो आप क्या होंगे, पहले से ही इनके बारे में फेमिलियर होंगे। तो इसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ हमारे कन्वेंशन होती हैं, जैसे फुल डिस्क्लोजर की कन्वेंशन है, मटेरियलिटी की कन्वेंशन है, या फिर प्रूडेंस, जिसे हम कंजर्वेटिज्म हमारी कन्वेंशन भी बोलते हैं। तो कंजर्वेटिव है, जो कंजर्वेटिज्म है या फिर प्रूडेंस की जो हमारी कन्वेंशन है, यहाँ से तो हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको बिल्कुल करना होगा। अगर इसमें हम नेक्स्ट बात करें, कुछ हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, या फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और आजकल हमारे आए हुए हैं कुछ आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, तो इनको भी आपको अच्छे से करना है, क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारा पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप का हमारा टॉपिक है, यहाँ से आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन या फिर कुछ जनरल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, कि जैसे हमारे कुछ रेशियोज होते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करें कि हिडन गुडविल है, यहाँ से इसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन की, जैसे कोई भी अगर नया पार्टनर आया है, वो जो भी अपना गुडविल का पार्ट लेकर आता है, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे प्रीमियम ऑफ गुडविल की जो भी एंट्रीज होती हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनसे रिलेटेड। इसमें नेक्स्ट हमारे एडमिशन है, रिटायरमेंट है, और डिसोल्यूशन, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। डिसोल्यूशन की हमारे जैसे कुछ मोड होते हैं, कि किस किस टाइप से डिसोल्यूशन होता है, बाय कोर्ट हो सकता है, वॉलंटरी हो सकता है,
तो इन सब जो टॉपिक्स हैं इनको आपको बिल्कुल अच्छे से करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। अब ये जो स्टूडेंट जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ना टॉपिक, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो हमेशा आपको 1 या 2 न्यूमेरिकल बिल्कुल देखने को मिलेगा, तो इसको तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट के नाम से आप अपने नोट्स में लिख लेना। जो मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक है, यहाँ से जैसे कंट्रीब्यूशन है, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, पीवी रेशियोज हैं हमारे, जैसे डिफरेंट डिफरेंट जितने भी हमारे जैसे फॉर्मूलाज होते हैं कि जिससे सेल्स हम निकालनी होती है हमें डिसाइड प्रॉफिट के लेवल पर, तो इनके जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जैसे बीईपी होता है, ब्रेक इवन पॉइंट्स हमारा एनालिसिस करते हैं, तो उसकी जो भी एजम्पशन होती है, फॉर्मूलाज हैं या फिर न्यूमेरिकल है, तो ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है या फिर बीईपी है, इनकी जो भी एग्जाम्पशन बनती है, जो भी फॉर्मूलाज हैं और जितने भी इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, तो इस टॉपिक को बिल्कुल आपको अच्छे से करना है। 2-3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारा टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। ये जैसे कुछ हमारी टेक्निक्स होती है इन्वेंट्री को मैनेज करने की, जैसे जस्ट इन टाइम है, काइजन कॉस्टिंग है। ये काइजन कॉस्टिंग हमारा कहाँ पर इसको इन्वेंट किया गया था, कहाँ पर था इसका, जापान में इसको इन्वेंट किया गया था। इसमें हम क्या करते हैं कि हम स्मॉल स्मॉल स्टेप्स करते हैं ताकि हम कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट कर सकें जो भी हम काम करना चाहते हैं। इसमें जो हमारा मेन पर्पस होता है हमारी वेस्टेज को रिड्यूस करना है, हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज करने का हमारा हम यहाँ पर काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारी एबीसी क्वेश्चन है, वीईडी है, वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल, जो हमारे लेवल्स होते हैं इन्वेंटरी। नेक्स्ट इसमें हमारी लीन कोस्टिंग। लीन कोस्टिंग हमारी क्या होती है कि हम यहाँ पर वेस्टेज को कम से कम करने की कोशिश करते हैं ताकि जो हमारी प्रॉफिट है उनको हम मैक्सिमाइज कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है ईओक्यू। अब ये जो ईओक्यू है ना, ये तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको ज्यादातर जितने भी आपने प्रीवियस पेपर्स देखे होंगे तो उनमें आपको इसका न्यूमेरिकल बिल्कुल देखने को मिला होगा, और आगे भी इसके ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको इससे रिलेटेड इसका एक एमसीक्यू देखने को मिल जाए। नेक्स्ट हमारी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, जो उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हो जाता है रेशियो एनालिसिस है। जो रेशियो एनालिसिस है ना स्टूडेंट, यहाँ इसके जो भी फॉर्मूलाज बनते हैं ना, डेट इक्विटी रेशियो है, प्रोप्राइटरी रेशियो है, तो जितने भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट रेशियो है, जैसे डिविडेंड पे आउट है, मार्केट यील्ड है, डिविडेंड यील्ड है, तो जितने भी रेशियो है हमारे उनको आपको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि रेशियो से आपको हर बार 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। हो सके तो अगर अगर हम बात करें ना, कई बार यहाँ से एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी क्वेश्चन बन जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो सीधा 10 मार्क्स है आपके फ्री के। तो अगर आपने इन रेशियो को याद कर लिया तो फ्री के आपके 10 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं, आ जाती है हमारी कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इनका क्या कंसेप्ट होता है, जो भी हमारे न्यूमेरिकल हैं और जो भी इनके फॉर्मूलाज हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे ज्यादातर को हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी है या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी हमारी किस हम एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है या फिर जीरो बेस्ड बजटिंग। ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ना, यहाँ से भी एक न्यूमेरिकल बनता है कि जैसे हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जो भी वेरिएंसेस होती हैं, मटेरियल वेरिएंस है, लेबर वेरिएंस है, उनके जो जो टाइप्स होते हैं, ओवरहेड वेरिएंस है, तो यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है। एक नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करें जीरो बेस्ड बजटिंग, ये जो जीरो बेस्ड बजटिंग है इसको डी नोवा बजटिंग के नाम से भी जानते हैं। ये जीरो बेस्ड बजटिंग किसने दिया था इसको, इसके फादर थे हमारे पीटर फायर, यूएसए के टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी थी, वहां पर इसको इन्वेंट किया गया था। जीरो बेस्ड बजटिंग है ना जो स्टूडेंट, ये हमारा बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक है, यहाँ से आपको लगातार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें परफॉर्मेंस बजटिंग। तो ये हमारे बजटिंग है ना जितने भी, उनको भी आपको अच्छे से करना है। जो भी बजट है उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो ये बजटरी कंट्रोल हमारे इसमें हम इनको इंक्लूड करते हैं, तो ये भी हमारे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारी लिक्विडेशन है, वाइंडिंग अप है, होल्डिंग सब्सिडरी है या फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, और हमारे प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन के जो भी प्रॉफिट्स होते हैं। तो ये हमारा जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के टॉपिक्स होते हैं, तो ये मेनली हमारे यहाँ से आपको बेसिक्स हमारे यहाँ जो देखने को मिलते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन लगातार बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के कुछ मेथड्स होते हैं, री इशू है एंड फॉर फ्यूचर है। इनसे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हम क्या करें, कोई शेयर था, किसी ने पेमेंट नहीं करी, हमने उसको फॉरफिट कर लिया, और फॉरफिट जो किया हुआ शेयर है आगे हम उसको री इशू करते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अमलगमेशन। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हो सकता है और इन द नेचर ऑफ परचेज होता है। इन द नेचर ऑफ मर्जर का मतलब होगा कि जब हमारी कुछ 5 कंडीशंस होती हैं, जब वो सेटिस्फाई होंगी तभी हम बोलेंगे कि वो इन द नेचर ऑफ मर्जर है। अगर उनमें से एक भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम उसको बोल देते हैं इन द नेचर ऑफ परचेज। तो ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन लगातार बनते हैं।
नेक्स्ट हो जाता है हमारी ऑडिटिंग है, वाउचिंग है, वेरिफिकेशन है या फिर टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है। ये भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जैसे हमारी कुछ क्वालिफाइड होती है रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड है, मॉडिफाइड रिपोर्ट्स हैं, तो ये भी हमारे इंपॉर्टेंट हमेशा रहते हैं। नेक्स्ट हो जाता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, एचआरए एंड इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग के जो भी मेथड्स हैं। ये जो मेथड है इनको किसने दिया था, कौन कौन इनके उत्तर थे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है इनके मेथड और यहाँ से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें नेक्स्ट है एनवायरमेंट अकाउंटिंग। एनवायरमेंट अकाउंटिंग है, यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सारे के सारे जो हमारी सेकंड यूनिट है ना स्टूडेंट, इनके जो भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है और इनको आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी थर्ड यूनिट की, जो है हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है इसमें हमारा जैसे फर्स्ट टॉपिक आ जाता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड है और इसकी जो एक्सेप्शन है कि जो डिफरेंट हमारे जो एक्सेप्शन है कि जैसे बैंक वेडन इफेक्ट होता है, वेबलन इफेक्ट होता है, तो इसके कुछ एक्सेप्शन है और लॉ ऑफ डिमांड क्या है हमारा, क्या क्या वो इस चीज के बारे में बताता है, इसकी क्या एग्जम्पशंस होती हैं, तो इसको आपको अच्छे से करना है, क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनता है। नेक्स्ट इसमें हमारी टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स कैसे, हमारे डिमांड के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कंपोजिट डिमांड है, डिराइव्ड डिमांड है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है। जॉइंट डिमांड भी हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं कि जैसे प्राइस है, क्रॉस है या फिर इनकम इलास्टिसिटी होती है। अब जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसको मेजर करने की हमारी डिग्रीज होती है और उसके मेजरमेंट के जो हमारे मेथड्स होते हैं। जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी है ना उसके 5 मेथड्स होते हैं, वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस में एक होता है हमारी कार्डिनल यूटिलिटी, एक होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। इनकी जो भी assumption है, इनके जो भी मेन पॉइंट्स हैं या फिर की पॉइंट्स हैं, इनको आपको अच्छे से करना है। जैसे ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम जब पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में, तो उसकी जो भी assumption है, प्रॉपर्टीज है या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में भी हम इसमें पढ़ते हैं। तो इसको बिल्कुल आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, क्योंकि यहाँ से तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। अब हमारे जैसे 10 यूनिट है ना स्टूडेंट, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी यूनिट से आपको कोई क्वेश्चन देखने को ना मिले। तो हर यूनिट से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है किसी यूनिट से आपसे 10 से 15 क्वेश्चन पूछ ले जाए और किसी यूनिट से आपसे 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। नेक्स्ट आ जाता है हमारी कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व्स, कि जैसे हमारी डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट कर्व्स होती हैं, एवरेज कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, जैसे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, तो उनकी जो भी हमारी कर्व्स होती हैं वो किस शेप की होती हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। शॉर्ट रन हमारी कर्व्स होती हैं, लॉन्ग रन होती हैं, और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, जैसे वो बढ़ती है, वो घटती है, वो जीरो होगी तो वो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव होगी। तो ऐसी चीजें हैं ना जो हमारी यहाँ से लगातार क्वेश्चन बनते हैं और ये बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। तो ये देख रहे हैं ना कॉस्ट और रेवेन्यू कर्व्स है, जैसे हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होती है उनको हम एनवेलप कर्व है या फिर प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं। तो वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। इनका जो भी रिलेशनशिप है उसको भी आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट जाते हैं हमारे कुछ लॉज होते हैं जो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, रिटर्न टू स्किल है, या फिर इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के जो भी हमारे लॉस है। तो जितने भी लॉस है उनको आपको अच्छे से करना है, क्या इनके एजम्पशंस है, क्या इनकी मेन फीचर्स है, क्या क्या ये कहते हैं कि इनके बारे में बात करते हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन के फंक्शन। प्रोडक्शन के फंक्शन में हमारे जाते हैं कुछ होप डगलस के फंक्शन हैं या फिर ल्यूएंटिव के फंक्शन होते हैं। उनके जो भी फॉर्मूलाज हैं, किस किस चीज के बारे में उन्होंने बात करी है प्रोडक्शन से रिलेटेड फंक्शन के, तो वो भी हमारे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं और यहाँ से लगातार क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारी डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंपटीशन, कि जैसे हम बात करते हैं कि जैसे परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, या फिर ओलिगोपोली है। ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, ये टॉपिक है जो यहाँ से तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कुछ हमारे इसमें नेक्स्ट है डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, की जैसे फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, कहाँ पर कंज्यूमर को सरप्लस एंजॉय करता है, कहाँ पर उसको बिल्कुल भी सरप्लस एंजॉय नहीं कर पाता, ये भी क्वेश्चन आते हैं। प्राइस लीडरशिप है या फिर किंग की डिमांड कर्व है। ओलिगोपोली जब हम पढ़ते हैं ना उसकी जो फीचर्स पढ़ेंगे तो उसमें हमारा एक आ जाता है किंग की डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व का मतलब होता है कि हमारी जो डिमांड है ना ही वो इलास्टिक होती है प्रॉपर, ना ही वो इन इलास्टिक होती। वो क्या होती है हमारे इनडिटर्मिनेट, इसमें हम बोलते हैं इसको इनडिटर्मिनेट, कि हम उसको डिटरमाइन ही नहीं कर पाते, तो वो उसे हम बोलते हैं किंग की डिमांड कर्व। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ मोनो ओलिगोपोली, की जैसे कुछ हमारे टाइप्स होते हैं, कोल्यूसिव है, कार्टेल है,
नॉन कोलिजिव है, तो ये कुछ हमारे टाइप्स हैं, यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको भी आपको बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करना है। हर चीज को बिल्कुल आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी के साथ ही आपको समझना है। आपको बिल्कुल भी मेमोराइजेशन का, ऐसे नहीं कि आप हर चीज को रट्टे मार रहे हो, रोट मेमोराइजेशन का यूज नहीं करना, आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाता है प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। अब जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज है ना स्टूडेंट, इनको आप मार्केटिंग यूनिट में भी पढ़ते हो कि जैसे पेनिट्रेशन है, स्कीमिंग है, पीक लोड प्राइसिंग है। तो ये कुछ हमारी प्राइसिंग है, जो हमारे टाइप्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये भी हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स में आजकल पूछे जा रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें इनको मार्केटिंग यूनिट में भी हम पढ़ते हैं। तो ये थी स्टूडेंट हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की कंप्लीट यूनिट, जिसके बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता दिया है। तो अगर इनको आप करोगे तो बिल्कुल बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर क्वेश्चन आएंगे तो इनको आप बिल्कुल ठीक कर पाओगे। नेक्स्ट आ जाती है हमारी बिजनेस फाइनेंस की फोर्थ जो हमारी यूनिट है। इसमें हम बात करते हैं हमारे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिससे फर्स्ट आ जाती है अप्रोचेस टू वर्किंग कैपिटल। जैसे हमारी 3 अप्रोचेस होती है, मैचिंग है, एग्रेसिव अप्रोच होती है और कंजर्वेटिज्म की अप्रोच होती है। तो ये 3 अप्रोचेस है, कहाँ पर हमारी लिक्विडिटी होती है, कहाँ पर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है, तो क्वेश्चन यहाँ से लगातार बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट। कुछ हमारे 2-3 मॉडल होते हैं, बोमल मॉडल है या फिर मिलर और मॉडल है, इनके फॉर्मूलाज हैं, क्या क्या हम इन चीजों का यूज करते हैं, इनमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, तो इन चीजों को हम यहाँ पर बात करते हैं। तो इसके मॉडल्स रिलेटेड, इनके assumptions रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारी टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये हमने सेकेंड यूनिट में भी पढ़ी थी और बिजनेस फाइनेंस में भी हम इनको पढ़ लेते हैं कि जैसे जीआईटी है, जस्ट इन टाइम है, ईओक्यू है, एफएसएन है, या फिर एचएमएल है, वीईडी है, एबीसी है। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है लीवरेज। अभी जो स्टूडेंट लीवरेज का टॉपिक है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखिएगा, लीवरेज का क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलता है। इसमें थ्री टाइप्स की हमारी लीवरेज होती है, ऑपरेटिंग है, फाइनेंशियल है, या फिर कंबाइंड लीवरेज है। जो इनके टाइप्स है और जो भी इनके फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज से और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये आपको बिल्कुल देखने को मिलता है, तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो भी हमारे फॉर्मूलाज हैं कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट हमारे कैपिटल की कॉस्ट हो सकती है, इक्विटी शेयर्स हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर है, तो इनकी जो भी कॉस्ट होते हैं ना, डेट डिवेंचर है, इरेडीमेबल हो सकते हैं या फिर रिडीमेबल है, तो इन सब से हमारे फॉर्मूलाज हैं या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कैपम। कैपम मॉडल होता है CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ट्रेंडिंग और हमारा एनडीए का फेवरेट टॉपिक भी है ये। कैपम मॉडल से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके साथ अगर हम जब इसको पढ़ते हैं तो एक आती है सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन है, एक है कैपिटल मार्केट लाइन। तो यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन बनता है, तो इस चीज को भी आपको नोट डाउन करना है क्योंकि हमेशा यहाँ से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट हो जाता है हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना स्टूडेंट, इसके जो भी फॉर्मूलाज है, न्यूमेरिकल है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इन फॉर्मूलाज को बिल्कुल आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। अब इसमें नेक्स्ट आ जाती है हमारी कुछ टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। कुछ हमारी होती हैं डिस्काउंटेड टेक्निक्स, कुछ होती हैं नॉन डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड जो टेक्निक्स होती हैं वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करती हैं, जबकि जो हमारी, सॉरी मैं इसको गलत बोल रही, थोड़ा डिस्काउंटेड टेक्निक्स वो है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर नहीं करते हैं, जबकि नॉन डिस्काउंटेड वो है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं। तो जो नॉन डिस्काउंटेड की जो हमारी टेक्निक्स होती हैं जैसे ARR मेथड है या फिर पेबैक पीरियड मेथड है, जबकि हमारे डिस्काउंटेड की जैसे होती है NPV है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कुछ हमारे मेथड्स होते हैं। तो यहाँ से तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इनके फॉर्मूलाज हैं, इनकी जो भी एजम्पशन है, तो यहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कब हमारी एनवी अगर 0 से ऊपर होगी या फिर नीचे होगी, तो कब हम वहाँ पर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन हमारे डिसीजन को करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज। कैपिटल स्ट्रक्चर की जैसे हमारे कुछ टाइप्स भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल है, इन्वर्टेड पिरामिड है, या फिर वर्टिकल हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के टाइप होते हैं। तो इनकी कुछ हमारी थ्योरीज होती हैं कि जैसे नेट इनकम थ्योरी है, ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी है, या फिर ट्रेडिशनल थ्योरीज है, या फिर मोदिग्लानी एंड मिलर की जो हमारी अप्रोचेस है उनकी कुछ थ्योरीज होती हैं। उनके जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो भी उनके कर्व्स हैं, उनको आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। इंक्लूडिंग इसमें हमारी कुछ मॉडर्न थ्योरीज भी होती हैं, ट्रेड ऑफ थ्योरीज हैं, पैकिंग ऑर्डर थ्योरीज हैं, या फिर सिग्नलिंग थ्योरीज होती हैं।
ट्रेड ऑफ थ्योरीज की जैसे हम क्या करते हैं, डेट की जो कॉस्ट है और बेनिफिट है उनके बीच में हमें ट्रेड ऑफ करना होता है। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी हम क्या करते हैं, इसमें हम इंटरनल फाइनेंस का सबसे पहले यूज करते हैं, जबकि जो हमारी इक्विटी शेयर है उसको हम बिल्कुल लास्ट में क्या करते हैं, यूज करते हैं जब हमें कैपिटल की जरूरत होती है। सिग्नलिंग थ्योरी में हम क्या करते हैं कि हम डेट को यूज करते हैं ताकि हमारे जो भी हमारे शेयर होल्डर हैं, इन्वेस्टर हैं, उनको एक सिग्नल जाए कि हाँ कंपनी की हेल्थ बहुत अच्छी है, क्योंकि वो अपने जो भी डिवेंचर होल्डर हैं उनको इंटरेस्ट पे करने की बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। तो सिग्नलिंग थ्योरी यही हमारी बात करती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी कुछ मॉडल्स ऑफ डिविडेंड की, जो हमारी मॉडल होते हैं जैसे उनकी जो भी एजम्पशंस है, फॉर्मूलाज है, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल यहाँ से क्वेश्चन बनता है मॉडल्स ऑफ डिविडेंड। तो लिख के ले लो स्टूडेंट, ये मॉडल्स ऑफ डिविडेंड है ना, इसका फॉर्मूला या फिर एजम्पशन या फिर न्यूमेरिकल, एक या दो क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो इसको तो आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है, आपको फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से लिखने हैं ताकि आप अपने क्या कर सको, अपने माइंड में उनको फिट कर सको, याद रख सको, क्योंकि आप उनको भूल जाओगे तो भूलना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला अपने बार बार लिखिए ताकि आप उनको याद रख सको। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एक्सपोजर, कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ट्रांजैक्शन है या फिर इकोनॉमिक एक्सपोजर है, ऑपरेटिंग एक्सपोजर है या फिर ट्रांसलेशन एक्सपोजर है। तो ये हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आर्बिट्रेज के टाइप्स होते हैं कि आर्बिट्रेशन क्या होता है, तो कुछ हमारे इसके टाइप्स भी होते हैं। हेजिंग की टेक्निक्स होती है कि हम अपने रिस्क को कम से कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, डेरिवेटिव है या फिर फ्यूचर ऑप्शन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब ये जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। यांकी बॉन्ड है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यूएसए में इशू करते हैं, डॉलर में इशू कर रहे हैं इनको। मसाला बॉन्ड है, डिमसिंग बॉन्ड है, बुलडॉग है, एक्सेट्रा। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के हमारे बॉन्ड्स होते हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से करना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से लगातार बन रहे हैं। नेक्स्ट हो जाते हैं हमारी, ये आती है पीपीपी थ्योरी, परचेजिंग पावर पैरिटी हमारी ये थ्योरी होती है। इसकी क्या एजम्पशन है, क्या क्या हमारे इसके टाइप्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट पैरिटी है या फिर इन्फ्लेशन रेट पैरिटी है। तो यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन लगातार बनते हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। नेक्स्ट हमारा जाता है फिशर इफेक्ट। फिशर इफेक्ट क्या बताता है कि जो हमारी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो इक्वल होती है रियल इंटरेस्ट रेट प्लस हमारी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। तो ये फिशर इफेक्ट है, इसको भी आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। नेक्स्ट जाता है फैक्टरिंग है या फिर लीजिंग है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। जैसे आजकल हमारे लीजिंग के बिल्कुल नए नए अच्छे टाइप्स है ना, जो थोड़े आप नहीं जानते हो शायद, तो उनको भी आपको अच्छे से कवर करना है। जैसे सेल्स ईड है, लीज होती है हमारी, या फिर वेट लीज है या फिर फाइनेंशियल वर्सेस ऑपरेटिंग लीज। तो कुछ हमारे डिफरेंट टाइप्स की और हमारी लीजिंग की टाइप होते हैं, तो उनको भी आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस होता है। तो जो रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस है ना स्टूडेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनके जो भी फॉर्मूलास हैं रिस्क रिटर्न से रिलेटेड, तो उनको भी आपको अच्छे से करना है। सिस्टमेटिक रिस्क है, अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है, कौन सा डाइवर्सिफाइबल होता है, कौन सा अनडाइवर्सिफाइबल होता है, तो इनको भी आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और जैसे कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है कि जैसे हमारी डिपॉजिटरी रिसीट्स होती हैं, एडीआर है, जीडीआर है, तो ये जितनी भी हमारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट आ जाता है मॉनेटरी सिस्टम, कि जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। जो हमारी एक सीक्वेंस थी, ग्लोबल स्टैंडर्ड था हमारा, गोल्ड का स्टैंडर्ड आया था, फिर ब्रिटेन वुड सिस्टम थे, फिर हमारी क्या है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आई है। तो इनकी जो सीक्वेंस बनती है यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं, इनको भी आपको बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करना है। नेक्स्ट हो जाती है हमारी यूनिट 5, जो है बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च के मेथड्स। तो ये जो यूनिट है इसमें हम देखते हैं कि हमारे कुछ मीन, मोड एंड मीडियन है, तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट है, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि हम यहाँ पर इनके जो कंबाइंड मीन है या फिर कंबाइंड मोड होता है, मीडियन है, तो जैसे हम बात करते हैं कंबाइंड मीन ही हम देख सकते हैं, कंबाइंड मोड है या मीडियन आपको देखने को नहीं मिलता। तो इसका मतलब यह है कि मोड और मीडियन पर हम एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते फर्दर, जबकि मीन का एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट फर्दर हम कर सकते हैं। या फिर अगर हम इसमें नेक्स्ट बात करें कि चेंज इन ओरिजिन है या फिर स्केल है, उसका क्या इन पर इफेक्ट बढ़ता है इनको चेंज करने से। नेक्स्ट इनके फॉर्मूलाज हैं जो भी, या फिर इनका रिलेशन होता है। जैसे एसिमेट्रिक जो हमारी एस्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एसिमेट्रिक है, तो उस टाइम पे हमारी जो मोड है वो इक्वल होती है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इसका जो रिलेशन है इनका आपस में, उसको भी आपको नोट डाउन करना है। जैसे हार्मोनिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, इनके जो फॉर्मूलाज हैं। और ये जो हमारा हार्मोनिक मीन है या फिर ज्योमेट्रिक मीन है, यहाँ इनको हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं, किन सिचुएशन में इनको यूज किया जाता है, क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में जैसे हमारे रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, या फिर इनके जितने भी हमारे कोफिशिएंट है ना, मीन डेविएशन के, स्टैंडर्ड डेविएशन के, या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस।
अभी जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है ये आपके पेपर फर्स्ट में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू में 100 इसका फॉर्मूला होता है, तो क्वेश्चन यहाँ से लगातार देखने को मिलता है। या फिर लोरेंज कर्व है, जो हमारी इनइक्वालिटी है ना वेल्थ में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, तो उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है ये। एंड इनके जो भी फॉर्मूलाज हैं कोफिशिएंट के, इनके जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। नेक्स्ट आ जाता है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस में जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं उसको मेजर करने के, कार्ल पियर्सन है, पाउले है या फिर केलीज, इसका जो मेथड होता है केली मेजर। नेक्स्ट इसमें है एसिमेट्रिक है। सिमेट्रिक हमारी स्क्यूनेस हो सकती है, तो उनके जो भी हमारे फॉर्मूलाज बनते हैं कि मीन मीडियन ज्यादा होते हैं, उनका जो रिलेशन रहता है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में, तो उसको भी आपको नोट डाउन करना है। पॉजिटिवली स्क्यूड होता है या फिर नेगेटिवली स्क्यूड है, तो इन चीजों के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट है, कर्टोसिस है, तो इनके मेनली आपको फॉर्मूलाज करने हैं। इनके जो भी फॉर्मूलाज रहते हैं तो उनको आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। नेक्स्ट आ जाता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। अभी जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है इनके जो भी हमारे टाइप्स होते हैं, इनको मेजर करने के, जैसे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन होता है, फॉर्मूलाज हैं इनके, जो भी एजम्पशंस होती हैं, प्रॉपर्टीज हैं, और चेंज इन ओरिजिन है या फिर स्केल का इन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है ना स्टूडेंट, उसका ओरिजिन और स्केल को चेंज करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ बोथ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। नेक्स्ट है इसमें कुछ हमारे स्टैंडर्ड एरर है, प्रोबेबल एरर है, इनके फॉर्मूलाज हैं, उनको आपको अच्छे से करना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है जो स्टैंडर्ड एरर है या फिर प्रोबेबल एरर है। नेक्स्ट आ जाता है रिग्रेशन है। रिग्रेशन के जो भी कोफिशिएंट हैं उनके फॉर्मूलाज हैं, जो भी एजम्पशंस हैं, प्रॉपर्टीज हैं या फिर इक्वेशंस हैं हमारी रिग्रेशन की, उनको अच्छे से करना है, या फिर रिग्रेशन के जो भी हमारे टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोबेबिलिटी। अभी जो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स देखने को मिलते हैं जब आप इसके बारे में पढ़ते हो शुरू में, कि जैसे हमारे सैंपल स्पेस क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, तो इनके बारे में भी डेफिनेशन को आपको अच्छे से देखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रोबेबिलिटी की दो तीन डेफिनेशन है, इंपीरिकल डेफिनेशन है, क्लासिकल है, या फिर हमारी डिफरेंट डिफरेंट इसकी डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है या फिर बाइस थ्योरम है, इनको भी आपको अच्छे से करना है, क्या इनके फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे जैसे दो तीन तरीके की होते हैं, बाइनोमियल है, पाइसन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब इसमें हम फर्स्ट देखते हैं कि क्या है कि इनको कब अप्लाई किया जाता है, इन सिचुएशन में इनको यूज किया जाता है, क्या क्या इनकी कंडीशंस हैं, क्या इनके assumptions होती हैं या फिर क्या इनके फॉर्मूलाज होते हैं, और ये जो भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है इनमें जो हमारी कर्व्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनकी क्या क्या शेप रहती है। तो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, न्यूमेरिकल भी आता है, यहाँ से फॉर्मूलाज भी आ सकते हैं, तो इनकी एप्लीकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे अब जो रिसर्च के जो हमारा क्वेश्चन है कि कुछ हमारी रिसर्च क्या होती है, पहले क्या उसके टाइप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपोस्ट फैक्टो है रिसर्च रिसर्च हमारी, या फिर जो भी हमारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एक्शन है, अप्लाइड है, बेसिक रिसर्च है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जबकि जो हमारी रिसर्च की प्रोसेस है यहाँ से भी आपको लगातार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे आपके पेपर 1 हो चाहे आपके पेपर 2 हो। तो स्टूडेंट जो भी हमारा रिसर्च का टॉपिक है ना, इसको आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप इस रिसर्च को बहुत अच्छे से करोगे, क्योंकि आपको क्या होगा, तो फिर आपको इसका आगे भी फायदा बहुत ज्यादा मिलने वाला है आपके फ्यूचर में। क्योंकि आप आगे क्या करोगे, पीएचडी करोगे, तो उसमें जो सबसे ज्यादा यूनिट आपके काम आती है ना, अगर हमारे पेपर 1 से भी बात करें तो हमारी वो रिसर्च रहती है। तो रिसर्च को तो आपको बिल्कुल अच्छे से करना है, क्योंकि आपके जब इंटरव्यू में जाओगे, रिसर्च की जो हमारी यूनिट है यहाँ से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके इंटरव्यूअर आपसे पुट करते हैं। नेक्स्ट रहता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है इसका क्या प्रोसीजर रहता है, क्या क्या हमारी टाइप्स होती हैं हाइपोथेसिस की, जैसे नल है या फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। इसमें जब हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर में, तो कुछ क्रिटिकल रीजन के बारे में बात करेंगे, पी वैल्यूज हैं या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, या फिर हमारे कुछ टाइप्स ऑफ एरर होते हैं, कि जैसे टाइप 1 एरर है या फिर टाइप 2 एरर है, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, कि जैसे कुछ हमारे जेड टेस्ट हैं, टी टेस्ट हैं, एफ टेस्ट है या फिर अनोवा, ये हमारे पैरामीट्रिक होते हैं। नॉन पैरामीट्रिक में जैसे हमारे कुछ काइस के टेस्ट हैं, मैन विटने यू टेस्ट हैं, तो ये हमारे कुछ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, क्या इनके assumptions हैं, क्या इनके फॉर्मूलाज हैं, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे सैम्पलिंग के टाइप्स हैं, कि जैसे रैंडम है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, जिसे हम प्रोबेबिलिटी या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स भी बोलते हैं। जैसे हमारे नेक्स्ट है इसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये नेक्स्ट है हमारे जैसे इसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, उसके फॉर्मूलाज हैं, वहां से भी क्वेश्चन आता है। जो सैम्पलिंग के जो हमारे एरर होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट, तो वहाँ जो भी फॉर्मूलाज है ना, वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट हो जाता है एस्टिमेशन है, एस्टिमेटर क्या होता है, एस्टिमेशन क्या होता है, या फिर गुड जो हमारा एस्टिमेटर है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे वो सफिशिएंट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, अनबाइस्ड होना चाहिए या फिर कंसिस्टेंट, ये इसकी हमारी कुछ 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट हो जाता है रिपोर्ट या फिर थीसिस राइटिंग की सीक्वेंस, जैसे हम जब भी रिपोर्ट लिखेंगे, थीसिस लिखेंगे, जब हमारी कंप्लीट होने वाली होगी हमारी जो भी थीसिस का काम है, तो उस टाइम हमें थीसिस लिखनी होती है, तो उसका क्या सीक्वेंस रहता है उसको भी आपको बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करना है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगातार देखने को मिलता है, चाहे पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी 6 यूनिट के बारे में, जो है बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआर। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो रहेगा हमारा प्रिंसिपल्स एंड अप्रोचेस टू मैनेजमेंट, जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल हैं जो हेनरी जॉन ने दिए थे। तो जो भी हमारे अप्रोचेस है मैनेजमेंट की, क्लासिकल अप्रोच है, न्यू क्लासिकल अप्रोच है या फिर हमारी मॉडर्न अप्रोच है, तो इसमें जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस रहते हैं, साइंटिफिक है जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की अप्रोच है, जैसे कि न्यू क्लासिकल में हमारे आ जाते हैं ह्यूमन रिलेशन की अप्रोच है, या फिर हमारी जो मॉडर्न अप्रोच में सिस्टम अप्रोच है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है, तो ये कुछ हमारी अप्रोचेस होती हैं, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, किस अप्रोच किस ऑथर ने दिया था, इसको भी आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड हेनरी फुल, ये जो हमारे फ्रेडरिक विंसलो टेलर थे या फिर हेनरी फुल थे, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था, कौन सी उन्होंने बुक पब्लिश करी थी, क्या क्या उनके रिसर्च पेपर रहे थे, क्या क्या उनकी बुक का नाम था, किस लैंग्वेज में उन्होंने अपनी बुक पब्लिश करी थी, तो इनको भी आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, क्वेश्चन यहाँ से लगातार बन रहे हैं, अगर आप अपना जीआरएफ चाहते हैं तो स्टूडेंट आपको इन सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से करना होगा, अगर इन टॉपिक्स को नहीं करोगे तो जीआरएफ का सपना छोड़ दीजिए, आप उसको भूल जाइए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे उसके डिफरेंट डिफरेंट हमारे टाइप्स होते हैं, आजकल कुछ हमारे न्यू टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे स्पेगेटी है, फिशनेट है, मैट्रिक्स है या फिर बाउंड्री लेस हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एक्सेट्रा, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्पैन ऑफ अटेंशन या फिर जिसे हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, इसके क्या क्या टाइप होते हैं, वाइड है या फिर हमारा नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इसमें पोस्ट कोड, ये जो पोस्ट कोड है, ये जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, तो इसको किसने दिया था, हेनरी फ्योल ने दिया था, तो इसकी जो भी फुल फॉर्म है और इसके बारे में आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से लगातार बनता है। नेक्स्ट आ जाता है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड लीडरशिप, कि जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है मोटिवेशन की या फिर लीडरशिप की, कौन कौन ऑथर हैं उनके, कब उनको पब्लिश किया गया था, मतलब कब उनको लेकर आया गया था, क्या क्या उनकी डेट थी, क्योंकि यहाँ से क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको आजकल देखने को मिल रहे हैं, और क्या इनके हमारे की पॉइंट्स हैं, तो इनको आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी थ्योरीज, क्वेश्चन हमेशा आएगा यहाँ से, आप कितने भी पीछे वाले पेपर उठा के देख लो स्टूडेंट, क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है और हमेशा ही यहाँ से आएगा, तो इन थ्योरीज को आपको बिल्कुल घोल के पी जाना है, क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आते हैं। नेक्स्ट हो जाता है हमारी एचआरएम है, उसमें जैसे लेबर डिमांड है और सप्लाई की फोरकास्टिंग की कुछ हमारी टेक्निक्स होती हैं, तो उनको भी आपको अच्छे से करना है। रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन का प्रोसीजर है, कुछ हमारे रिक्रूटमेंट के सोर्सेस होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं, तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिलेक्शन के कुछ टेस्ट हैं, कुछ जो भी हमारा प्रोसीजर रहता है, पॉजिटिव प्रोसेस है या फिर कोई नेगेटिव प्रोसेस है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सक्सेशन प्लानिंग, कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं उनके फ्यूचर के रोल के लिए हम क्या करते हैं, आज से ही काम करना शुरू कर देते हैं, कि जो भी हमारी लीडरशिप की पोजीशन है, जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं, हम उनको तैयार करते हैं ताकि वो आने वाले टाइम में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ज़्यादा अच्छे से काम करें, और ज़्यादा जो हमारी टॉप पोजीशन है उन पर वो पहुंच जाएं, ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करें, बिल्कुल इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में हमेशा काम करते रहें, उनके लिए हम आज से ही प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं ताकि वो सक्सेस हो जाए, मतलब उनकी सक्सेस के लिए प्लानिंग करना अभी से वो होता है सक्सेशन प्लानिंग, कि टॉप पोजीशन के लिए आप उनको ही हायर करोगे, तो वो है सक्सेशन प्लानिंग। नेक्स्ट हो जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो भी इसके मेथड्स हैं, कुछ ट्रेडिशनल हैं, कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं, वहाँ हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसको तो आप बिल्कुल अच्छे से कर लेना और लिख लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आपको यहाँ से हमेशा देखने को मिलेगा। इसके कुछ लिमिटेशन भी होती हैं, जिससे कुछ हलो इफेक्ट है, होर्न इफेक्ट है, एट्रीब्यूशन एरर है, प्राइमेसी वर्सेस डिसेंसी, हमारे कुछ इफेक्ट्स होते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग है या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उनके जो भी मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब मेथड है, कुछ ऑफ द जॉब के मेथड्स होते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, एंड देयर मॉडल्स, जैसे ट्रेनिंग के कुछ हमारे मॉडल्स होते हैं, कि पैट्रिक मॉडल होता है, या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कुछ हमारे सॉफ्ट मॉडल है या फिर हार्ड मॉडल्स है, क्वेश्चन वहाँ से भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हो जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन है या फिर स्पेसिफिकेशन है, जो एनलार्जमेंट है, एनरिचमेंट या फिर एडवांसमेंट,
ये जो जितने भी हमारी टर्मिनोलॉजी है इनका आपको मतलब पता होना चाहिए। इनके बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं इनको भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पिछले ही हमारी जो जून वाली शिफ्ट है ना, वहाँ पर पीछे ही इसका एक मैच द कॉलम बेस्ड हमारा क्वेश्चन आया था। तो अब जिसको इसके बारे में अच्छे से पता था, जिसको इनके फीचर्स के बारे में पता था, उन्होंने बिल्कुल करेक्ट कर दिया, जिनको नहीं पता था उनका गलत हो गया होगा। तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ हमारी बिजनेस एथिक्स हैं या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरीज हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है इसमें हमारी कंपनसेशन मैनेजमेंट है या फिर थ्योरीज ऑफ वेजेस, वेज फंड थ्योरीज है, सब्सिस्टेंस बेस्ड थ्योरी है, कुछ हमारी थ्योरीज हैं वेजेस की, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन है या फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग के जो हमारे टाइप्स होते हैं, और वर्कमैन पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट WPM, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जाता है पर्सनैलिटी के टाइप्स एंड थ्योरी। ये जो हमारा बिग 5 मॉडल है ना पर्सनैलिटी का, या फिर जो भी हमारी पर्सनैलिटी की थ्योरी है, जैसे हमारी कुछ शेल्टन की बॉडी टाइप थ्योरी है, कार्ल जंग की थ्योरी है, तो यहाँ पर्सनैलिटी की जो भी थ्योरीज है ना वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एक हमारा MBTI होता है, मेयर्स बिग टाइप इंडिकेटर, पर्सनैलिटी को असेस करने का हमारा एक टूल होता है। नेक्स्ट इसमें हमारी परसेप्शन है, क्या इसका मीनिंग होता है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। ग्रुप डायनेमिक है या फिर ग्रुप डेवलपमेंट की जो भी हमारी स्टेजेस होती हैं, बूस्ट तक मैंने दी थी जो, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन चेंज का मॉडल है, कर्ट लेविन ने दिया था। जैसे सबसे पहले इसमें अनफ्रीज होता है, फिर मूवमेंट होती है या फिर चेंज जिसे हम बोलते हैं, फिर हमारा फ्रीज हो जाता है। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन चेंज का मॉडल है, क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को आपको मिलता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में हम बात करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन की जो हमारी टेक्निक्स होती हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। या फिर हमारा ऑक्टोपस मॉडल होता है एक, हमारा किसका, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का एक ऑक्टोपस वैल्यूज मॉडल होता है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, क्या इसका मीनिंग होता है। ये थी हमारी 6 यूनिट बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी 7th यूनिट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर आपको क्वेश्चन ज्यादातर सेक्शन से रिलेटेड है, डेट से रिलेटेड है, या फिर क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत सारे यहाँ से देखने को मिलते हैं। इसमें अगर हम फर्स्ट बात करें, RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी जो भी हिस्ट्री है कि कौन इनके फर्स्ट गवर्नर थे, क्या क्या ये काम करता है, इसके फंक्शन क्या रहते हैं, इसकी जो भी डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडरी हैं, DICGC है, रेबिट है, RBIH है, ये कुछ इसके सब्सिडरीज हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, जो भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज है ना RBI लेके आता है, उसकी क्या फीचर्स होती हैं, डिफरेंट जो हमारे क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव जो भी हमारे क्या होते हैं, टूल्स होते हैं RBI के द्वारा जो यूज किए जाते हैं हमारी मॉनेटरी सप्लाई को करने के लिए, मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट इसमें हमारी जो करंट रेट चल रही है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, MCLR है, तो ये भी जो भी हमारे आजकल जो रेट्स है ना करंट टाइम, उनको आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बैंक, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैंक होते हैं। RRB है जैसे रीजनल रूरल बैंक, तो क्वेश्चन यहाँ से क्या कई बार आपको देखने को मिला है कि इसका जो ओनरशिप का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो ये जो 50-35 या फिर 15 का जो रूल है ना ओनरशिप स्ट्रक्चर का, इसको भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है कि ये क्या है। नाबार्ड है जैसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, IDBI है, SIDBI है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, या फिर कुछ हमारे पेमेंट बैंक है, या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक है हमारे, उनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुछ हमारी है NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, किस किस टाइप की होती हैं, जैसे एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, लोन कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, जितनी भी हमारी, तो वो हमारी NBFC में हम इनको इंक्लूड करते हैं। कुछ उनकी ऑथराइज कैपिटल की लिमिट होती है, क्वेश्चन वहां से भी आता है। जो भी इनकी गाइडलाइंस है, प्रोविजन है इनके, उनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा सरफेसी एक्ट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आपके इस बैंकिंग जो यूनिट है क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनके जो जो टाइप होते हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं। बेसल नॉर्म्स है, जो स्विट्जरलैंड है ना, वहाँ पर बेसल नाम की सिटी है, वहाँ पर इसके जो भी नॉर्म्स है उनसे रिलेटेड हमारी जो भी कमेटीज है वहाँ पर बनी थी, तो बेसल नॉर्म्स इस वजह से इनको बोलते हैं। बेसल नॉर्म 1 थे, 2 थे एंड 3 थे, तो हमारे 3 टाइप के नॉर्म्स आए थे, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट जो भी हमारी कमेटीज है, बैंकिंग जो हमारी यूनिट है, जैसे मैलेगांव कमेटी है, नरसिम्हा कमेटी है, या फिर डिफरेंट जो भी हमारी कमेटी है, किस बारे में उन कमेटियों ने बात करी थी, क्या उनकी रिकमेंडेशन थी, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग में जैसे RTGS है, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट है, या फिर IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, या फिर UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जितने भी हमारे डिजिटल बैंकिंग की टर्मिनोलॉजीज है उनकी फुल फॉर्म है, उनको भी आपको पता होना चाहिए। क्या इनकी लिमिट्स है, एक दिन में आप कितना ट्रांसफर कर सकते हो या फिर कितना रिसीव कर सकते हो, इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। कुछ हमारी टैगलाइंस है या फिर स्लोगन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के, उससे रिलेटेड भी कई बार आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। या फिर जो भी हमारे CEO हैं आजकल जो करंट टाइम में,
डिफरेंट जो हमारे बड़े-बड़े बैंक हैं, उनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आता है मनी मार्केट के जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है, कि जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, कमर्शियल पेपर है, ट्रेजरी बिल्स हैं, या फिर जो हमारे कैपिटल मार्केट है, प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी मार्केट के जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है म्यूचुअल फंड है, कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर रहता है, जो भी म्यूचुअल फंड के टाइप्स हैं, या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जेनेसिस ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, इंडिया में जो इंश्योरेंस है उसका किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, जेनेसिस हुआ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया कि कौन-कौन सी हमारी सबसे पहले कंपनीज बनी थी, ओरिएंटल लाइफ है, हिंदू लाइफ है, तो ये हमारी जो भी कंपनीज है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। या फिर हमारे जो लाइफ इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, फायर है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस है, तो इनमें कई बार आपसे इंश्योरेबल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि कब हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट है री इंश्योरेंस रिलेटेड है, सीडिंग वर्सेज सीडेंट कंपनी, ये कौन सी होती है कि री इंश्योरर कौन होगा, री इंश्योरेंस किसने करवाया, तो ये सीडिंग और सीडेंट का हमारा कंसेप्ट आता है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि सीडेंट कौन होता है और सीडिंग कंपनी कौन होती है। नेक्स्ट है एलआईसी है, इसका एक्ट कब आया था, 1956 में आया था, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, एक्ट आया था 1999 में, या फिर इंश्योरेंस एक्ट आया था 1938 में। इनके जो भी मेन फीचर है, प्रोविजन है, उनको भी आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो स्टूडेंट ये थी हमारी 7th यूनिट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट आ जाती है हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की, जो है 8th यूनिट। अब इसमें हमारे यहाँ कुछ मार्केटिंग के कंसेप्ट हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे कंसेप्ट रहते हैं, कि जिससे पहले एक्सचेंज कंसेप्ट आया था, फिर प्रोडक्शन आया था, प्रोडक्ट कंसेप्ट है, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ गुड्स, जैसे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, शॉर्ट गुड्स है, अनशॉर्ट गुड है, स्टेपल है या फिर इम्पल्स गुड्स है। कुछ न्यू टाइप्स के गुड्स हैं जो शायद आपको ना पता हो, तो इनको तो आपको बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग मिक्स, जो मार्केटिंग मिक्स के डिफरेंट डिफरेंट चैनल हैं, हॉरिजॉन्टल चैनल्स होते हैं, वर्टिकल चैनल्स होते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एसटीपी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग जो हमारी स्ट्रेटेजीज है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। डिफरेंट जो हमारे टाइप्स है ना पोजिशनिंग के, टारगेटिंग के, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट है इसमें होलिस्टिक मार्केटिंग। होलिस्टिक मार्केटिंग की जब हम हर कंसेप्ट, हर एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग को कवर कर चलते हैं, जैसे इसके लेवल्स होते हैं 4 Ps, रिलेशनशिप मार्केटिंग है, इंटीग्रेटेड है, इंटरनल है या फिर सोसाइटल मार्केटिंग। सोसाइटल मार्केटिंग को हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है 4 Ps है, किसने इसको दिया था, किसने इनको पॉपुलराइज करा, क्या ये हमारे 4 Ps थे। फिर एडिशनल 3 Ps थे, जो सर्विसेज जो हमारी मार्केटिंग है उससे रिलेटेड होते हैं, किसने इनको दिया था। फिर 4 Cs आए थे, रॉबर्ट लेटर बनने दिए थे, उनके क्या क्या मीनिंग थे, 4 Cs में कौन कौन से थे वो 4 Cs, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। फिर टाइप्स ऑफ मार्केटिंग है डिफरेंट डिफरेंट की, जैसे रिलेशनशिप है, अनडिफरेंशिएटेड है जिसे हम मास मार्केटिंग भी बोलते हैं, या फिर निश मार्केटिंग है, माइक्रो है, डिफरेंशिएटेड है या फिर स्ट्रेडल पोजिशनिंग है। अब इसमें हमारे नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोडक्ट डिसीजन। प्रोडक्ट डिसीजन में कि जैसे डिफरेंट जो हमारे टाइप्स के प्रोडक्ट के लेवल्स होते हैं, फिलिप कोटलर ने जो दिए थे वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, या फिर एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स हैं जो, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। प्रोडक्ट की हायरार्की है, या फिर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट लाइंस हैं, या फिर हमारे जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस होती हैं, वहां से भी क्वेश्चन आता है। या फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, यहाँ से तो हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं स्टूडेंट। तो ये जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है ना, सीक्वेंस वाइज बिल्कुल स्टेप वाइज आपको इसको अच्छे से करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के टूल्स। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के टूल्स में कि जैसे कुछ बीसीजी मैट्रिक्स है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप हमारा मैट्रिक्स था, एक एनसोफ का मैट्रिक्स था, एक था हमारा जीई 9 सेल मैट्रिक्स भी इसे बोला जाता है। और कुछ हमारी थी पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटेजीज, या फिर पोर्टर के 5 फोर्सेस जो मॉडल है, आप हर जगह इसको पढ़ते होंगे, तो ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन यहाँ से लगातार बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भी। नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी, जिसको किसने दिया था, एवरोड रोजर नाम के जो हमारे ऑथर थे, उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर मैट्रिक्स है, जैसे हमारे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, या फिर हमारा डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर है, वहां से यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है वार्ड शेट एंड निकोशिया के जो भी मॉडल्स हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर से रिलेटेड, या फिर बायर ब्लैक बुक्स मॉडल है हमारा, वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैकेंजी का 7S फ्रेमवर्क है, 7S कौन से थे, वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। या फिर सर्कुलर मॉडल, सर्विस क्वालिटी मॉडल जो परशुरामन ने दिया था, तो वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हो जाता है कुछ हमारी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है स्टूडेंट, यहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कि जैसे वॉल्स, वॉल्स मतलब वैल्यू एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल है, रियो वैल्यू रियलिटी एंड इमिटेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा बटना है, एडा है, डेगमर है, या फिर मार्केट फ्रेगमेंटेशन है, या फिर मार्केटिंग मायोपिया, किसने दिया था, थियोडर लेवर्टिन ने दिया था।
इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटा मार्केट है या फिर मार्केटिंग रीडिंग है, इनका क्या मतलब होता है, या फिर स्टैंडर्ड डाइवर्सिफिकेशन कि जब हम बिल्कुल अनरिलेटेड प्रोडक्ट को हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें ऐड कर लेते हैं, वो होता है स्टैंडर्ड डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट है इसमें ACME है या फिर स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड हमारे गोल्स और इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये जितने भी स्टूडेंट मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज बताई हैं, इनकी क्या फुल फॉर्म होती है, क्या इनका मीनिंग होता है, इनको आपको अच्छे से करना है। बिल्कुल लिख के ले लो, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन इस टर्मिनोलॉजी से आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में लिख लेना। नेक्स्ट रहता है प्राइसिंग की हमारी स्ट्रेटेजीज है, जैसे स्कीमिंग है, पेनिट्रेशन है, सर्ज है, फ्री ऑन बोर्ड है, राम से है, मिसिंग पॉइंट है या फिर पोस्टेज स्टैम्प। मैंने आपको बिल्कुल नई नई लिख दिए यहाँ पर, अगर किसी को ना पता हो इनके बारे में तो बिल्कुल अच्छे से इनको देख लेना कि क्या क्या इनका मीनिंग होता है, क्या इनके बारे में इन बात कही गई है। तो स्टूडेंट को ना थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि स्कीमिंग और पेनिट्रेशन में कि हाई प्राइस कहाँ पर होता है इनिशियली, लो प्राइस कहाँ पर होता है। स्कीमिंग में जैसे क्या होता है, स्कीमिंग प्राइसिंग मतलब हम क्रीम निकाल रहे हैं, स्कीमिंग मतलब मार्केट से क्रीम निकाल रहे हैं। क्रीम सस्ती तो मिलती नहीं आपको, ऐसा तो है नहीं सस्ती मिलती है क्रीम, तो स्कीमिंग मतलब क्रीम हमें महंगी मिलेगी। तो मतलब स्कीमिंग में हम क्या करते हैं, इनिशियली अपने प्रोडक्ट के प्राइस हाई करते हैं, जबकि पेनिट्रेशन प्राइसिंग में हमारे जो इनिशियली प्रोडक्ट के प्राइस होते हैं वो लो होते हैं। तो आप इसको ऐसे टिक के साथ याद रख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे प्रमोशन के डिसीजन, जैसे सेल्स प्रमोशन है, पब्लिसिटी है या फिर पब्लिक रिलेशन है या फिर हमारे पर्सनल सेलिंग है। जो पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस होती है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन आता है। एडवर्टाइजिंग है, जिसके जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सरोगेट है, रोड ब्लॉक है, एम्बुश मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग होती है, फिर गोरिल्ला है, स्टंट है, कोबरा है या फिर बस हमारी एडवर्टाइजिंग या फिर इसे मार्केटिंग भी बोला जाता है। तो इनके जो टाइप है वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी नई न्यू टॉपिक है, हमारी नई टाइप्स है, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। और नेक्स्ट हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, प्लेस से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, रिवर्स लॉजिस्टिक है, तो वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये थी हमारी 8th यूनिट मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारी आ जाती है 9th यूनिट, जो है हमारी लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। इसमें हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, इसमें मेनली सेक्शंस को, डेट्स को और क्रोनोलॉजीज को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट कब आए थे, कब वो इम्प्लीमेंट हुए थे, कौन से सेक्शन में क्या बात कही गई थी, और क्या क्या जो हमारे एक्ट्स है ना उनके क्रोनोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अब इसमें बात करते हैं, हमारे फर्स्ट आया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। तो जो भी हमारे सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसके जो भी हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके जो भी इसेंशियल्स एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, वॉइडेबल है, वैलिड है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, जो जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के टाइप है वहां से क्वेश्चन आता है। फ्री कंसेंट है, ब्रीच होता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का, या फिर डिस्चार्ज है, रेमेडीज जो भी मिलेंगे ब्रीच के टाइम पर, तो वो हमारे क्वेश्चन वहां से बनते हैं। या फिर डैमेजेस होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप के, ऑर्डिनरी डैमेजेस हो सकते हैं, कुछ हमारे डिफरेंट हमारे जो डैमेजेस आपको देखने को मिलते हैं, जर्नल डैमेजेस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक डैमेजेस होते हैं। जैसे हमारे अब नेक्स्ट में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं कुछ हमारे, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे धर्मोदास है, मोहरी बीबी का केस था, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। या फिर जो हमारे वेरी इंपॉर्टेंट है ना कुछ हमारे जो केसेस, वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हो जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का डॉक्ट्राइन क्या है, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है ना, वहां से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्या उसकी एक्सेप्शन थी, वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। कुछ हमारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं वेरी इंपॉर्टेंट, क्विड प्रो क्यो, इसका क्या मतलब होता है, समथिंग फॉर समथिंग, कि कुछ ले रहे हो तो कुछ देना भी पड़ेगा। क्वांटम मेरिट मतलब एज मच एज अर्न, कि जितना आपने कमा लिया ना, जितना आपने किसी को के लिए काम कर दिया, तो उतना तो आपको अर्निंग मिलनी चाहिए, जिस काम काम के बदले आपको उतना पैसा जरूर मिलना चाहिए, वो कहता है क्वांटम मेरिट का हमारा प्रिंसिपल। नेक्स्ट है साइन कन्यन। साइन कन्यन का मतलब इसेंशियल कंडीशन, इसके बिना तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अधूरा है। कॉन्ट्रैक्टो उबर में फाइडेड, इसका मतलब होता है एटमोस्ट गुड फेथ। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ हमारी अदर भी है, तो उनको भी आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट आ जाता है कुछ हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे क्या इंडेमनिटी का है, गारंटी का है, या फिर प्लेस का है, या फिर एजेंसी के हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वहां से भी आपको क्या करना है, बेसिक्स करना है, जो भी हमारे सेक्शंस हैं और उनके की कंसेप्ट हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो 1930 में आया था। इसमें हमारा एक सेल होता है, एग्रीमेंट टू सेल है, वो कब कब होते हैं, क्या उनका मीनिंग होता है, लियन के टाइप है, पर्टिकुलर लियन है या फिर जनरल लियन है, कौन कौन उनको यूज कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें डिलीवरी के टाइप्स हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है, या फिर हमारी डिफरेंट जो भी टाइप्स होती है ना डिलीवरी की, वो भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पेटर, कि मतलब लेट द बायर बी अवेयर, लेट द बायर बी वेयर, बायर को जब भी वो खरीदने जाए वो अवेयर हो कि उसे पहले अच्छे से अपना देखना है जो भी वो सामान खरीद रहा है। अगर ऐसा है कि उसे कुछ उस टाइम पे डिफेक्ट लगता है तो उसी टाइम वो सेलर को बताए, ऐसा नहीं है कि वो बाद में बताएगा। तो लेट द बायर बी वेयर,
उसके कुछ एक्सेप्शन है कि हाँ बायर बिवेयर होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। उस टाइम पे बायर की गलती नहीं होगी, वो सेलर की गलती मानी जाएगी कि जब बायर ने क्या था, कुछ सैंपल को देख के गुड्स खरीद लिया, तो अब सैंपल को देखा ना, तो जो भी वो गुड्स खरीदेगा वो सैंपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो वो हमारे कुछ इसके एक्सेप्शन होती हैं। अनपेड सेलर का कंसेप्ट आता है, वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि अनपेड जो सेलर है उसकी क्या क्या रेमेडीज मिलती हैं, जो हमारा बायर है वो ब्रीच कर देता है अपनी जो भी कंडीशंस है वारंटी को, वो जो क्या नहीं करता, फुलफिल नहीं करता। नेक्स्ट आ जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में आया था, जो उसमें कुछ हमारे प्रोमिसरी नोट्स है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या फिर चेक है, उनके जो भी सेक्शंस हैं, उनके जो फीचर्स हैं, उनसे क्वेश्चन आता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसकी क्या फीचर्स होती हैं, क्या क्या इसको रेमेडीज, क्या क्या इसको स्पेशल राइट्स मिलते हैं। नेक्स्ट है एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की भी होती है, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एलएलपी एक्ट 2008 में आया था, क्या इसका कंसेप्ट था, क्या इसकी फीचर्स थी, इसके हमारे 4 शेड्यूल होते हैं, क्या क्या शेड्यूल में क्या क्या बातें कही गई है, वहां से भी क्वेश्चन आता है। प्रोसेस क्या है एलएलपी की, कैसे इसका इनकॉर्पोरेशन होता है, और वाइंडिंग अप की क्या इसकी प्रोसेस है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था, जो उस क्या क्या पेनल्टीज है, साइबर क्राइम्स है, उनसे रिलेटेड जो भी सेक्शन है, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं, उनके प्रोविजंस क्या है, क्या क्या उनकी वैलिडिटी है, जैसे पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, या फिर जो हमारे डिफरेंट जियोग्राफिकल इंडिकेशन हमारे जो भी होते हैं, डिजाइन एक्ट है, तो उनकी जो भी वैलिडिटी है, वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है आरटीआई एक्ट 2005 में आया था, इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, इसमें जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको एग्जम्प्ट किया गया है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जीएसटी एक्ट, जीएसटी एक्ट कब आया था, 1 जुलाई 2017 में ये हमारा इम्प्लीमेंट हो गया था। तो इसकी जो भी न्यू न्यू अब जो अमेंडमेंट्स आई है ना स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप जानते हैं थोड़े टाइम पहले ही हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ न्यू अमेंडमेंट्स लाई थी जीएसटी से रिलेटेड, जो भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट रेट्स थी जीएसटी के, उनको खत्म कर दिए गए और अब हमारी दो ही रेट्स हैं, 5% और 18%। अब जो हमारे सेम गुड्स होते हैं ना, जो डीमेरिट गुड्स हैं, उन पर हमारी हाईएस्ट जो रेट है वो 40% हो चुकी है। तो जो भी हमारी अमेंडमेंट्स आई है, न्यू रेट्स आई है, जो भी न्यू गाइडलाइंस है, उनको भी आपको अच्छे से यहाँ पर कवर कर लेना है। जीएसटी जो काउंसिल है, कौन कौन इनके मेंबर होते हैं, जैसे अब इनके जो भी डिसीजन है, मेजोरिटी डिसीजन कब पास होगा, तो वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। टैक्सेस कौन कौन से जो सब्सम कर दिए गए थे जीएसटी में जब हमारा जीएसटी एक्ट आया था। आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो भी प्रोविजन है, या फिर जो हमारे और इंपोर्टेंट प्रोविजन है जीएसटी एक्ट में, वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, यहाँ पर आपके जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी आपको देखने को मिलती है। डिफॉल्ट कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, निजी कंपनी है, स्मॉल कंपनी होती है, तो वहां से भी कुछ नई कंपनी है ना आजकल, वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जो भी हमारे सेक्शन है डिफरेंट डिफरेंट, या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुछ हमारे डॉक्ट्राइन्स हैं जिन्हें हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, या फिर ट्रूथ कॉन्ड रूल। ट्रूथ कॉन्ड रूल को हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, क्या इनका मीनिंग होता है, उनको भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। नेक्स्ट जाता है हमारे कुछ एनुअल जर्नल जो मीटिंग है, उनके प्रोविजंस होते हैं, या फिर ईजीएम है, उनके प्रोविजन होते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है की मैनेजरियल पर्सनल। तो जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट की मैनेजरियल पर्सनल होते हैं, कितने कितने की रेमुनरेशन है, जो हमारे क्या है लिमिट में होनी चाहिए, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। या फिर जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जो भी हमारे प्रोविजन है, गाइडलाइंस आई हुई है, उनसे रिलेटेड, मीटिंग से रिलेटेड, वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें हमारे वाइंडिंग अप, कि बाय ट्रिब्यूनल या फिर वॉलंटरली वाइंडिंग अप भी होता है हमारा, तो वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट ये थी हमारी 9th यूनिट लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। अब हम बात करते हैं हमारी 10th यूनिट, जो हमारी लास्ट यूनिट है, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। अब जो स्टूडेंट है ना इस यूनिट से डरते हैं, इस यूनिट को करके नहीं जाते, लेकिन स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ, ये जो यूनिट है ना, इसमें कुछ हमारे सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, उनको आपने कर लिया तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो आप यहाँ से फ्री के ले लोगे, क्योंकि वो ऐसे टॉपिक है जो हमारे रिपीटेड हैं, और बिल्कुल लिख के ले लो कि वहां से क्वेश्चन आते ही हैं। तो अगर आपने इन टॉपिक्स को कर लिया, तो आप मान के चलिए बिल्कुल आप इजीली इस यूनिट को कवर कर लोगे, और अगर आप क्या करते हो दूसरी यूनिट के कंपैरिजन में। अब इसमें फर्स्ट बात करते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट है रेजिडेंशियल स्टेटस है ना, जो हमारे एसएसएस के, वहां से क्वेश्चन आते हैं कि एचयूएफ है, या फिर इंडिविजुअल है, कंपनी है, फर्म है, या फिर हमारी जो भी डिफरेंट डिफरेंट एओपी है, बीओई है, उनके जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, वहां से क्वेश्चन आते हैं कि कब वो आर होते हैं, कब आर एन ओ आर होते हैं, या फिर नॉन रेजिडेंट। नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम।
इसे हम क्या बोलते हैं, टैक्स इंसिडेंट्स के नाम से भी जानते हैं। इनके जो भी सेक्शन है, जिसे स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5 में पढ़ते हैं, जबकि हम रेजिडेंशियल स्टेटस को सेक्शन 6 में पढ़ते हैं। तो वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर इनकम है, कौन कौन सी हमारी एग्जम्प्टेड इनकम है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। एग्जम्प्टेड इनकम हम सेक्शन 10 में पढ़ते हैं। ओल्ड वर्सेज न्यू टैक्स रेजिम, जो हमारी ओल्ड रेजिमे है और जो हमारी न्यू टैक्स रेजिमे आई थी, अब जो बजट में हमारी आई थी ना 2025 और 26 का हमारा बजट बना था यूनियन का, तो वहां पर हमारे कुछ न्यू टैक्स रेजिमे में कुछ नई रेट्स आई हैं, कुछ नए हमारे प्रोविजंस हैं, गाइडलाइंस आई हैं, उनको भी आपको अच्छे से देखकर जाना है आपके एग्जाम पे से पहले। इसमें कुछ जब हमारी न्यू टैक्स रेजिमे है ना स्टूडेंट, वो हमारी डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे है अंडर सेक्शन 115 BAC में, तो ये हमारी न्यू टैक्स रेजिमे है। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं ओल्ड 5 हेड्स, जो भी हमें हमारे इनकम के, जैसे सैलरी का हेड है, उसमें जो भी अलाउंसेस हैं, परक्यूसिट्स हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में जैसे हमारी जीएवी है, ग्रोस एनुअल वैल्यू है, या फिर जो हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिलती है 30% की, उस वहां से हमारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या फिर हमारी लेटर प्रॉपर्टी है, उनके जो प्रोविजन है वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हो जाता है हमारे कैपिटल गेन के जो प्रोविजंस है, ये फिर हमारे पीजीबीपी हेड में जो प्रिजम्पटिव स्कीम्स है हमारी डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सेक्शन में हम पढ़ते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे जो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, हमारे गिफ्ट्स हैं, डिविडेंड हैं, जो उनके प्रोविजन है कि किस लिमिट तक हमारा गिफ्ट एग्जाम्प्ट है और किस लिमिट से ऊपर हमारे गिफ्ट हमारा क्या होगा, फुली टैक्सेबल होगा। तो वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे क्लबिंग के प्रोविजन, कि कब हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांसफर होगा उसने क्या करा, कुछ इनकम ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर दी, तो अब इसमें क्या होगा, जो ट्रांसफरी है उसकी इनकम में हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि जिसने ट्रांसफर करी थी ना उसमें क्या इंक्लूड कर देते हैं। यही होते हैं हमारे क्लबिंग के प्रोविजन। तो इनके जो भी सेक्शंस हैं, कब हम इनका यूज करते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो भी आपको करने हैं। नेक्स्ट है इसमें सेट ऑफ या फिर कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ है कि हम कैसे सेट ऑफ करते हैं लॉसेस का, कितने ईयर्स तक हम उनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है हमारा एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स में हमारा जो भी कंसेप्ट है या फिर इसकी जो भी ड्यू डेट्स है ना इंस्टॉलमेंट की, वहां से भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इसमें हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं कि जैसे टैक्स प्लानिंग क्या होती है, इवेजन है, टैक्स मैनेजमेंट है, या फिर टैक्स अवॉइडेंस है। यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना कि हमारी जो चार जो हम बात कर रहे हैं टर्मिनोलॉजीज की, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिडक्शन, जो है हमारी 80C से 80U के अंदर, जो हमारे चैप्टर 6A में आती है हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। तो उनके जो भी सेक्शंस हैं, जो भी लिमिट है हमारी डिडक्शन की, क्वेश्चन यहाँ से आपको बिल्कुल 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन लिख के ले लो, बिल्कुल मिलेगा। बाद में मत कहना कि मैम मेरे से तो डिडक्शन याद ही नहीं हुई, तो अब इनको अच्छे से बैठ के याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है, यहाँ से आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीडीएस है या फिर टीसीएस की रेट्स है हमारी। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, इनकी जो भी रेट्स हैं, जो इनके फॉर्म होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वहां से भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारा आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न के जो भी हमारे टाइप हैं, जैसे आईटीआर 1 है, 2 है, 3, 4 है, 7 तक हमारे आईटीआर होते हैं। आईटीआर 1 को हम क्या बोलते हैं, सहज बोलते हैं, आईटीआर 4 को हम सुगम बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ इनकी ड्यू डेट्स भी होती है, वो भी आपको याद रखनी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न भी होते हैं हमारे, बिलेटेड रिटर्न है, रिवाइज रिटर्न है, या फिर डिफेक्टिव रिटर्न है, ये भी हमारे रिटर्न होते हैं, इनको भी आपको अच्छे से करना है और क्या इनकी ड्यू डेट रहती है। नेक्स्ट है ई फाइलिंग की हमारी जो प्रोसेस होती है, वहां से भी क्वेश्चन आता है। अब इसमें हमारे नेक्स्ट आ जाते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस के जो भी एग्रीमेंट्स है, वहां से भी क्वेश्चन आता है। एक यूनिलेटरल रिलीफ मिलती है, एक बायोलेटरल रिलीफ होती है, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, क्या उनके सेक्शंस होते हैं, वो भी आपको याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन है या फिर आर्म लेंथ प्राइसिंग के जो भी हमारे सेक्शंस हैं। कुछ हमारे मेथड्स भी होते हैं, 5 मेथड्स होते हैं आर्म लेंथ प्राइसिंग के, तो क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की, जो भी हमारी कंपनी होती है, एसएससी है हमारे कॉर्पोरेट एसएससी, उनके जो भी सेक्शंस हैं, जो भी हमारी डोमेस्टिक कंपनी है, फॉरेन कंपनीज है, उनके लिए क्या क्या टैक्स की रेट्स हैं, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। कुछ हमारे मैट के प्रोविजन होते हैं, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है, उनके जो सेक्शंस हैं, क्या उनकी प्रोविजन है, क्या उनकी मेन फीचर है, वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। कुछ हमारे एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये हमारे नॉन कॉर्पोरेट जो एसएससी होते हैं, उनके लिए प्रोविजन है कि उन्हें मिनिमम इतना टैक्स तो पे करना ही होगा, चाहे उनकी इनकम कितनी भी क्यों न हो। नेक्स्ट आ जाता है कुछ हमारे टैक्स रेट्स हैं इनकी, उनको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, कॉर्पोरेट जो टैक्स प्लानिंग में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आएंगी कि टैक्स बुएंसी है, ट्रिकी शॉपिंग है, राउंड ट्रिपिंग है, बून वॉशिंग ट्रांजेक्शन है, या फिर एक्सेलरेटेड असेसमेंट। तो स्टूडेंट अब ये जो मैंने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज लिखी है, ये भी लिख के ले लो, क्वेश्चन यहाँ से 1 से 2 जरूर मिलेगा। इनका मीनिंग क्या होता है, कि जैसे एक्सेलरेटेड असेसमेंट क्या होती है,
कि जब हम प्रीवियस ईयर को भी असेसमेंट ईयर मान लेते हैं। ऐसे कुछ हमारे केसेस हैं कि कोई एसएससी है, कोई इंडियन रेजिडेंट है जो परमानेंटली इंडिया को छोड़ के जा रहा है, या फिर कोई भी हमारा इंडिया है नॉन नॉन रेजिडेंट है जो इंडिया को कभी कभी विजिट करता है, तो उस टाइम पे हमारे प्रोविजन यहाँ पर लागू हो जाते हैं। या फिर कुछ हमारे अदर प्रोविजन है, कोई बिजनेस है, कोई हमने क्या कर दिया उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, तो जिस साल हमने डिसकंटिन्यू करा वही हमारा जो प्रीवियस है अब वो असेसमेंट ईयर हम उसको बना लेते हैं। तो ये होती है एक्सेलरेटेड असेसमेंट। जैसे टैक्स बुयांसी कि हमारी जीडीपी में चेंज होने से, हमारी नेशनल इनकम में परसेंटेज चेंज होने से हमारी टैक्स जो रेवेन्यू है ना उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो हमारे टैक्स बुयांसी बताता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे जो भी अब स्टूडेंट जो हमारी लेटेस्ट टैक्स रेट्स हैं एज पर 2025-26 जो हमारा यूनियन बजट था उनकी आपको अच्छे से देख लेना है कि कुछ न्यू हमारी जो रिबेट्स भी लेकर आई गई हैं, कि जैसे अब हमारी जो नेक्स्ट ईयर जो हमारी नेक्स्ट ईयर अब हमारी असेसमेंट ईयर में हमारी न्यू होगी ना रिबेट्स, तो वो कौन सी होंगी, 60,000 की रिबेट मिलेगी हमें, और मैक्सिमम हमारी जो 12 लाख है ना वहां तक हमारी क्या हो जाती है इनकम हमारी एग्जम्प्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप सैलरीड क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपकी 12,75,000 तक आपकी एग्जम्प्ट हो जाती है। तो हमारी कुछ न्यू टैक्स रेट है उनको भी आपको अच्छे से करना है, कौन कौन सी डिडक्शन है हमारी तो उनको भी आपको अच्छे से देख लेना है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी 10th यूनिट। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको जो आज का जो टॉपिक है ना हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड जो हमारे टॉपिक्स थे आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो प्लीज अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है देन प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। और मैंने आपके लिए इस सेशन को लेकर आने में बहुत ज्यादा मेहनत करी है, प्लीज आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी हमारे यूजीसी नेट के कोई एस्पिरेंट हैं जिनको आप जानते हैं तो उनके साथ भी आप इस चैनल को और ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और क्रिएटिव वीडियोस लेकर आ सकें। तो प्लीज अगर आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लगता है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।